नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार शर्मा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ। आज मैं आपके सामने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे पर बात करूँगा। निर्मल वर्मा की इस कहानी को पढ़ने के बाद और उस पर चर्चा करने के बाद आप जिन विषयों पर, जिन पहलुओं को ठीक से समझ सकेंगे वह है नई कहानी आंदोलन के परिवेश में परिंदे कहानी की भूमिका क्या है। परिंदे कहानी के कथ्य को जानते हुए कहानी के शिल्प संरचना की विशेषता को जानेंगे। इस चर्चा में आप परिंदे कहानी के पात्रों के विन्यास को उसके समय सापेक्ष में समझेंगे। उसके साथ परिंदे कहानी की भाषा योजना की भिन्नता को समझेंगे। लेकिन इन सब से पहले कहानी के संदर्भ से जैनेन्द्र कुमार के इस कथन को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप परिंदे कहानी की तरफ जा सकते हैं। जैनेन्द्र कुमार कहते हैं, कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की खोज करती रहती है। हमारे अपने सवाल होते हैं, शंकाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं और हम ही उनका उत्तर, उनका समाधान खोजने का, पाने का सतत प्रयास करते हैं। हमारे प्रयोग होते रहते हैं, उदाहरणों और मिसालों की खोज रहती है। कहानी उसी खोज के प्रयत्न का एक उदाहरण है। हिंदी कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास में हमेशा तेजी से परिवर्तित होने वाली विधा रही है। हिंदी कहानी में एक ही समय एक से ज़्यादा पीढ़ी के कहानीकार अपना काम करते रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपर्युक्त कथन के संदर्भ से और इस संदर्भ के साथ अन्य संदर्भों से हम निर्मल वर्मा की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी कहानी के परिवर्तन के दौर में निर्मल वर्मा अपनी कहानी को लेकर साहित्य के पटल पर अवतरित होते हैं। परिंदे निर्मल वर्मा की सबसे अधिक चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है। इसलिए परिंदे नई कहानी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी सबसे पहले 1957 में हंस के अर्धवार्षिकांक में अमृत राय ने प्रकाशित किया था। यह कहानी 1960 में परिंदे नाम के कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। निर्मल वर्मा 1959 से 1970 तक भारत से बाहर रहे। चेकोस्लोवाकिया सहित यूरोप के कई देशों की उन्होंने यात्रा की। विदेशी पृष्ठभूमि को लेकर उन्होंने कई कहानियां लिखी हैं। जलती झाड़ी और कौवे और काला पानी में विदेशी परिवेश को देखा जा सकता है। परिंदे कहानी के बारे में प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने आकाशवाणी इलाहाबाद और कृति पत्रिका में कहानी की समीक्षा करते हुए काफ़ी प्रशंसा की। आगे चलकर नामवर सिंह ने एक महत्वपूर्ण लेख नई कहानी की पहली कृति परिंदे नाम से लिखा। इस लेख की शुरुआत में ही नामवर जी यह स्थापना देते हैं कि फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। नामवर जी के इस वक्तव्य से न केवल हिंदी कहानी की समझ बल्कि परिंदे कहानी की समझ को एक नया आयाम मिला। इस नए आयाम पर हिंदी साहित्य में हिंदी कहानी और नई कहानी पर काफ़ी दिनों तक बहस होती रही। नई कहानी आंदोलन की बहस में निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे के कथ्य और उसके शिल्प विन्यास को समझना, उसके पात्रों की बुनावट और उसकी भाषा शैली को समझना आवश्यक है। नई कहानी आंदोलन में मोटे तौर पर 1954 से 1963 तक के कालखंड को लिया जाता है।
हिंदी साहित्य की दुनिया में पहली बार नई कहानी जैसे पदबंध प्रयोग करने का श्रेय कहीं नामवर सिंह को दिया जाता है और कहीं दुष्यंत कुमार को। नई कहानी जैसे पदबंध को कहे जाने के प्रचलन का संदर्भ दरअसल आज़ादी के बाद विकसित होते नए मध्य वर्ग और उसकी बनती परिवर्तित होती नई आकांक्षाओं से जुड़ता है। यह आकांक्षा बनते हुए भारत के विकास से भी जुड़ता है। अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना के कारण अध्ययन के नए आयाम का विकास, स्त्री शिक्षा का विकास, परिवहन संसाधनों का तेजी से विकास, पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा आदि अनेक तत्व थे जिनसे भारत का मध्य वर्ग प्रभावित हो रहा था। इस नएपन ने हिंदी साहित्य के ढांचे में भी नएपन का आगाज किया। हिंदी कहानी की चर्चा होते होते उसमें नई जैसे शब्द अनायास जुड़ गए। इसलिए नई कहानी जैसे पदबंध किसी सोची समझी योजना या रणनीति का परिणाम नहीं था। हालांकि यह सच है कि ज्यों-ज्यों इस पदबंध का प्रयोग होता गया, नई प्रवृत्तियों के वाहक के रूप में यह पदबंध प्रचलित होते हुए हिंदी साहित्य में एक आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया। नई कहानी पदबंध के बारे में आलोचक देवी शंकर अवस्थी यह मानते हैं कि दिसंबर सन 1957 में प्रयाग में होने वाले साहित्यकार सम्मेलन तक नई कहानी अभिधान लगभग स्वीकृत हो चुका था। शिव प्रसाद सिंह, हरिशंकर परसाई और मोहन राकेश द्वारा पठित आलेखों के पहले वाक्यों में ही नई कहानी का प्रयोग किया गया। इसी सम्मेलन में नई को लेकर होने वाले विवाद में ही ग्राम कथा बनाम नगर कथा का झगड़ा शुरू हुआ था। सन 1957 में ही प्रकाशित अपने संग्रहों नए बादल और जहां लक्ष्मी कैद है की भूमिकाओं में क्रमशः मोहन राकेश और राजेंद्र यादव अपेक्षाकृत ठहरे हुए यथार्थ के बजाय निरंतर कुलबुलाते हुए यथार्थ का सवाल उठा चुके थे। निरंतर कुलबुलाते हुए यथार्थ ही नई कहानी आंदोलन का केंद्रीय विषय बना। नई कहानी यथार्थ और सामाजिक जीवन की वास्तविकताओं को नए संदर्भों से देखने की पद्धति के कारण ही स्वयं को पिछली कहानी से अलगाती है। दरअसल नई कहानी के परिवेश में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तत्वों का नकार है। कहानी के मूल्यांकन में इन तत्वों को वर्जित किया गया। यह कहा गया कि कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में व्यक्ति की सामाजिक बोध के साथ अपनी कहानी में ढालता है और यह नई कहानी की मूल प्रवृत्ति है। नई कहानी का समाजशास्त्र नई कहानी के आंदोलन के साथ विकसित होता चलता है, यानी कि नई कहानी का अपना कोई अलग से समाजशास्त्र नहीं है, वह कहानी के साथ ही चलता है। नई कहानी में हिंदी कहानी की पहले की परंपरा के प्रति एक निषेध का भाव देखा जाता है। नई कहानी पर अपने समकालीन संदर्भों का दबाव ज्यादा रहा है, इसलिए वह अपने को अतीत से हटाकर वर्तमान की प्रवृत्तियों पर केंद्रित करता है। वर्तमान की प्रवृत्तियों में अपने समय की विसंगतियों, रोजगार के लिए किए जाने वाले संघर्ष, हताशा, अपने होने को लेकर उदासीनता दिखलाई देती है। नई कहानी के दौर में बेरोजगारी की हताशा और मोहभंग को लेकर, पत्नी और प्रेमिका के बीच तनाव को लेकर, कामकाजी महिलाओं की समस्याओं और परिवार में उनकी बढ़ती हैसियत को लेकर, देश की तुलना में विदेश में अधिक सुविधा मिलने की आकांक्षा को लेकर दर्जनों कहानियां लिखी गईं। राजेंद्र यादव की कमजोर लड़की, एक खुली हुई सांझ, अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी, मार्कंडे की गुलरा के बाबा, भीष्म साहनी की
चीफ की दावत, मोहन राकेश की अपरिचित, शेखर जोशी की कोशिका घटवार आदि कहानियाँ नई कहानी आंदोलन की दिशा और दशा को निर्मित करती है। परिंदे कहानी एक पहाड़ पर बने लड़कियों के एक स्कूल के हॉस्टल के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी है। यह कहानी सर्दियों की छुट्टी होने से एक दिन पहले के घनीभूत वातावरण की कहानी है। इस कहानी में लड़कियों की एक शिक्षिका, जिनका नाम लतिका है और जो अकेली रहती है, के मस्तिष्क में अतीत और वर्तमान को लेकर चलने वाले वे घटनाक्रम हैं जिनसे उसका व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। लतिका अपने जीवन के अकेलेपन के साथ जीती हुई स्त्री है। इस कहानी के वितान में इसका अकेलापन पसरा हुआ है। समय समय पर लतिका के अकेलेपन के विन्यास को तोड़ने वाले कुछ पात्र भी कहानी में हैं। मसलन डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूवर्ट, हॉस्टल के लड़कियां, करीमुद्दीन, फादर एलमंड, मिसेज वुड, मिस्टर ग्रीश नेगी, ये सभी पात्र लतिका के रोजमर्रेपन के साथ होते हैं। लेकिन इन सब की उपस्थिति लतिका के गाढ़े अकेलेपन को खत्म नहीं कर पाती है, बल्कि इस कहानी के विन्यास में कई बार लतिका के अकेलेपन के भाव को और भी अधिक गाढ़ा और सघन कर देती है। परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले एक डॉक्टर हैं और इसके अलावा खाली समय में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं। ह्यूवर्ट के मन में लतिका के प्रति एक प्रेम राग का भाव है। वह लतिका को एक प्रेम पत्र लिखता है। लतिका ह्यूवर्ट से प्रेम नहीं करती, लेकिन वह उसके प्रेम पत्र के लिए ह्यूवर्ट को कुछ नहीं कहती है, बल्कि वह अपने होने को लेकर इस बात से आश्वस्त भी करती हुई दिखलाई देती है कि लतिका अभी प्रासंगिक बनी हुई है और कोई उससे प्रेम कर सकता है, उसको प्रेम पत्र लिख सकता है। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है और लतिका की देख रेख करता है। फादर एलमंड और मिसेज वुड हॉस्टल के पास बने आवास में रहते हैं। फादर चर्च के पादरी हैं और नैतिक उपदेश देते रहते हैं। मिस्टर ग्रीस नेगी से लतिका प्रेम करती है। इस कहानी के शिल्प को अगर ध्यान से देखा जाए तो शिल्प में जिस प्रकार से सभी पात्र विन्यस्त हुए हैं, वे सभी पात्र अपने अकेलेपन के साथ विभिन्न कोणों से गति करते हुए दिखलाई इस कहानी में देते हैं। मसलन परिंदे कहानी में जब यह बात लतिका से पूछी जाती है कि मिस लतिका, आप छुट्टियों में कहीं क्यों नहीं जाती? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। तब लतिका के लिए यह सामान्य रूप से पूछा जाने वाला सवाल नहीं है, बल्कि यह सवाल लतिका के लिए कहीं दूर से आती हुई एक ध्वनि है, जिसमें उसका अकेलापन नितांत व्यक्तिक होकर उभरता है। सर्दियों के दिनों में बर्फीले स्थान की वीरानी दरअसल लतिका के अपने जीवन की वीरानी है, जिसे वह हॉस्टल की लड़कियों के साथ बांटना चाहती है, लेकिन ना बांट पाने की अपनी मजबूरी भी है। वो अपने भीतर की वीरानी को मिस्टर ह्यूवर्ट से बात करते हुए कहती है, हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूवर्ट। फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वायदा करते हैं कि वे अगले साल भी आएंगे। मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे, वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लगती है, छुट्टियां खत्म होने लगती है, आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं। लतिका के लिए
पहाड़ों पर बर्फ का पिघलना एक उम्मीद की तरह है। लतिका इस कहानी में इसी अकेलेपन और उम्मीद के बीच की एक स्त्री है। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र डॉक्टर है, जिसका यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? कहानी के पूरे समय और उस समय की सघनता को हमारे सामने यह उद्धरण ला खड़ा कर देता है। विश्व युद्धों में इस प्रकार की मृत्यु का काफी खौफनाक इतिहास रहा है। संपूर्ण विश्व में एक पूरी की पूरी विचारशील साहित्यिक पीढ़ी इस प्रकार की मृत्यु से प्रभावित रही है। परिंदे कहानी अपने प्रकाशन वर्ष से ही काफी चर्चित रही। इसकी बड़ी वजह थी इस कहानी की कथन शैली। नामवर जी ने लिखा कि व्यक्ति चरित्र वही है, जीवन स्थितियां भी रोज की जानी पहचानी ही है, लेकिन निर्मल वर्मा के हाथों वही स्थितियां इतिहास की विराट नियति बनकर खड़ी हो जाती हैं और उनके सम्मुख खड़ा व्यक्ति सहसा अपने को असाधारण रूप से अकेला पाता है। कहानी के शिल्प के स्तर पर निर्मल वर्मा का यह प्रयोग हिंदी साहित्य में शिल्प निर्माण की एक व्यापक पहल थी। इस कहानी में जो अकेलापन है वह वाकई असाधारण है। जब इस कहानी में लतिका पहाड़ के पीछे से आते हुए पक्षियों के झुंड को देखती है तो वह सोचती है कि क्या वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कहां के लिए? हम कहां जाएंगे? लतिका का यह प्रश्न परिंदे कहानी की केंद्रीय बिंदु है। यह केंद्रीय बिंदु भारतीय वाङ्मय में पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास लिख चुके थे, कहां जाईं, कहां करी। यह कहां जाने का प्रश्नवाचक बोध जो मनुष्य में है, वही कहीं न कहीं अकेलेपन से उभरता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मुक्तिबोध ने भी अपनी कविता में इस प्रश्न को दर्ज किया है, कहां जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। कहां जाने का यह प्रश्न दरअसल किसी लेखक या उस लेखक की रचना के किसी पात्र या प्रसंग तक केंद्रित नहीं रह जाता, बल्कि यह मनुष्य और मनुष्य के उस समाज के लिए एक व्यापक प्रश्न बन जाता है, जिसकी गूंज कई शताब्दी तक हमारे बीच होती है। फौरी तौर पर इस कहानी के संदर्भ में इतना भर कह दिया जाता है कि 2 विश्व युद्धों के प्रभाव से उपजे मनुष्य के नियति बोध से उपजा हुआ बोध इस कहानी में है। इस नियति में अकेलापन सबसे प्रमुख है। इस अकेलेपन के कारण इस कहानी के अधिकांश पात्र हताश और निराश दिखलाई देते हैं। कहानी के कथा विस्तार में सर्दी की छुट्टियां होने का एक प्रसंग है। इन छुट्टियों में हॉस्टल की लड़कियां घर जाने वाली हैं। छुट्टी होने से पहले की रात में सभी लड़कियां एक कमरे में इकट्ठे होकर हंसी ठिठोली कर रही है। लतिका, जो हॉस्टल की वार्डन है, कमरे में शोर सुनकर रुकती है। कमरे में जाती है। लड़कियां कहती हैं, मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर। लतिका को लगता है कि वह कमरे में आकर इन लड़कियों का मजा खराब कर रही है। लतिका वहां अपने अकेलेपन का प्रभाव छोड़ना नहीं चाहती है। वह नहीं चाहती कि इन लड़कियों की उन्मुक्त हंसी में वह बाधा बने। लतिका वहां से चली जाती है। लतिका सर्दियों की छुट्टियों में कहीं नहीं जाती है। हॉस्टल के वार्डन आवास में अकेली रह जाती है। लतिका के जीवन के लिए यह सबसे कठिन प्रश्न है। जब कोई उससे पूछता है कि मिस लतिका, आप इस साल छुट्टियों में यहीं रहेंगी, डॉक्टर मुखर्जी द्वारा पूछा गया यह प्रश्न लतिका को भीतर तक झकझोर देता है। लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से
परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार से उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे, उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका के जीवन में पहाड़ एक विषाद की तरह नहीं आता, बल्कि वे परिंदे आते हैं जो लतिका के जीवन की एक रास्ता, उसके अकेलेपन और सर्दियों में वीरानी पसर जाने को और ज़्यादा सघन कर जाते हैं। लतिका के जीवन में पहाड़ एक जीवन प्रतीक के तौर पर है, एक ही जगह पर खड़ा और ठहरा हुआ जीवन। परिंदे हर साल सर्दियों में पहाड़ को सुनसान करते हुए नीचे अनजान प्रदेश की ओर उड़े चले जाते हैं। लतिका कहीं नहीं जाती है, लेकिन लतिका के मन में यह बात है कि जहां शायद वह कभी जाएगी। परिंदे कहानी का पाठक जानता है कि लतिका कहीं नहीं जाती। वह सर्दियों में सुनसान पहाड़ों में अकेले रह जाती है, पहाड़ की तरह अकेली और ठहरी हुई। परिंदे कहानी में लतिका के मन में एक दबा हुआ राग का भाव है। यह भाव कहानी में कभी भी ठीक से मुखर होकर अभिव्यक्त नहीं हुआ है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी? उसी अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई है। लतिका के जीवन में इस प्रकार की एक रास्ता इस कहानी में बद्धमूल है। लतिका के व्यक्तित्व पर उसके अपने जीवन के अतीत की स्मृति की कोई एक छाया है जो उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित करती रहती है। वह अब किसी को नहीं चाह सकेगी जैसा उसने अपने जीवन को आरंभ करते किसी को चाहा था। इस कहानी में शिल्प की खूबसूरती इस वाक्य में लक्षित की जा सकती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। निर्मल वर्मा अपनी कहानी में बादलों का झुरमुट को एक स्मृति पर छा जाने की प्रक्रिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अपने समय में नई कहानी आंदोलन की कहानियों में शिल्प के स्तर पर यह एक नवीन प्रयोग दिखलाई देता है। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे के शिल्प की कुछ और विशेषताओं की तरफ हम आपका ध्यान कहानी के कुछ उदाहरणों के साथ याद दिलाना चाहते हैं। निर्मल वर्मा की कहानी के विन्यास में कथा के प्रवाह के साथ उसके आसपास की प्रकृति भी घुलती हुई आती है। कथा के साथ प्रकृति का घुलमिल कर आना कहानी में एक लयात्मक धीमी ध्वनि का निर्माण करती है। उदाहरण देखिए, फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हुआ हवा से गायब हो जाता था। के साथ कहानी के इस संदर्भ को मिलाकर देखिए कि मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। दूसरे भाग में हम परिंदे कहानी की पात्र योजना के साथ साथ उसकी भाषा योजना को भी देखेंगे और यह देखेंगे कि नई कहानी आंदोलन में परिंदे की भाषा योजना किस प्रकार से अपना एक अलग स्थान रखती है।